दोस्तों, आज की कहानी है शादी या सज़ा। रात के 10 बज रहे थे। सास और ननद कविता को देख रही थी और कविता उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर काँप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी नैना नहीं। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दय अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए राह देखती है, पर कविता, वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसके सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा के रखता था। ऐसा क्या हुआ था कि नैना कविता को ऐसे प्रकार का दुख दे रही थी? और कविता के पति मतलब राकेश का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? कविता की शादी राकेश से 5 महीने पहले हुई थी। कविता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। कविता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्यौहार भी मनाए नहीं। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्यौहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। कविता के ससुराल में उसकी सास नैना, पति राकेश और ननद नीता, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपना लेकर कविता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। कविता की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और राकेश 28 साल का था। दोनों के बीच में 10 साल का अंतर था। सास नैना ने कविता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही कविता खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे नैना ने कविता के लिए बनाए थे। कविता को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सज़ा देते ही देते थे। उसे मारने को भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 6 साल बड़ी ननद नीता उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को आज से 10 दिन हुए थे। हर रोज़ राकेश 9 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 11 बज गए थे, तब भी राकेश आया नहीं था। कविता को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो कविता से सहन नहीं हुआ। तभी कविता बोली, वो अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी, तभी नीता आगे आई और कविता को छाता मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती है। उतने में सास बोली, रहने दे नीता, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर। मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ और उसे रसोई से बाहर ढकेल कर ताला लगा देती हूँ।
कविता आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 12 बजे राकेश घर आया। तभी नैना और नीता ने मिर्च मसाला लगाकर कविता के खिलाफ राकेश को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर कविता को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी मिला नहीं। कविता रसोई घर में खाना बनाकर नैना और नीता को खाना दे रही थी। दोनों हाल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर कविता एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह कविता को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। कविता को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर राकेश तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर कविता को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और नीता का खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले कविता ने जल्दी से एक रोटी अपने पल्लू में बांधकर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने कविता को बाहर निकलकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय नैना कोई काम के लिए उधर आई और उसने कविता को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से कविता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि राकेश घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद राकेश घर पर आया तो कविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से राकेश का जोर से आवाज़ आया, कविता जल्दी बाहर आओ। कविता डरकर थर थर काँपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर घूर रही थी। नीता भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और राकेश उसकी आंखें खून की जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही कविता राकेश के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। आह! कविता बहुत जोर से चिल्लाई। तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है। रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते राकेश ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और कविता को मारने लगा। कविता जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को भी उस पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। कविता को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने राकेश को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी नैना राकेश को बोली, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली। तभी राकेश बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी। कहा उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। राकेश का बोलना सुनकर नैना ने राकेश को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर कविता की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद कविता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? नैना ने उसे तोंत मारा। तभी राकेश उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा। अरे भरोसा तो अभी हमें तो तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक कविता की
पीठ के पीछे से नीता के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? नैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती, अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। नीता के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। नीता ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ़ करो हमें, अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझाना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी नैना नरम आवाज़ से कविता को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना। और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह ऐसा कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी? आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में दे देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। नीता की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और कविता को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। कविता संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में ज़िंदगी की नई शुरुआत की। आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।